वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, जिन बच्चों का एग्जाम सितंबर 2025 का है, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करा चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका यूनिट नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, डेट इज अ प्रोडक्शन। क्या मतलब होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे, प्रोडक्शन। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन के क्या फंक्शंस है। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स क्या होते हैं, रिटर्न्स, आइसो क्वाइंट कर्व किसे कहते हैं और आइसो कॉस्ट लाइन कर्व किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में चर्चाएं करेंगे बच्चे। आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आखिर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो एज पर आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो डेफिनेशन है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर देखो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर जब हम बच्चे बात करेंगे प्रोडक्शन की बात जब करते हैं तो यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करी जाती है, विच कन्वर्ट, यहां पर कन्वर्ट करी जाती है इनपुट्स इनटू आउटपुट, कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, जिससे कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोसेस थ्रू विच रिसोर्सेज सच एज, रिसोर्सेज क्या है बच्चे, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर्स है, आर यूटिलाइज्ड टू क्रिएट अ गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज। दीज गुड्स और सर्विसेज must have ability to fulfill human needs and wants. It includes all activities. इसके अंदर सारे के सारे एक्टिविटीज को इंक्लूड करी जाती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो बच्चे यहां पर जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहला आएगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे WIP। क्या मतलब होता है WIP का मतलब, वर्क इन प्रोग्रेस। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है बच्चे, फिनिश गुड्स। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्म को हम चेंज करते हैं, किसके किसकी वजह से, किसके थ्रू, प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन के दौरान। तो प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोडक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जो कन्वर्ट करते हैं इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल। WIP आपके लिए क्या है बच्चे, इनपुट सी तो है, और इसको फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं, इसकी फॉर्म्स को हम चेंज करते हैं, आउटपुट में हम चेंज करते हैं बच्चे। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आई होप आपको प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। कितने तरह के यूटिलिटीज होते हैं बच्चे, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। यूटिलिटी मैंने आपको जब क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बट यहां पर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स की यूटिलिटी होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। आइए तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटेड। तो सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, उसके बाद टाइम यूटिलिटी और उसके बाद पर्सनल यूटिलिटी। ये सारे के सारे यूटिलिटी क्या होते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्म यूटिलिटी। यहां पर फॉर्म को हम चेंज करते हैं, जैसे चेंजिंग द शेप और स्ट्रक्चर। किसी भी गुड्स और किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, यहां पर उसकी शेप को चेंज करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को हम चेंज करते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट, मेक इट मोर यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें टर्निंग वुड इनटू फर्नीचर, जब अगर हम बात करते हैं बच्चे प्लाईवुड वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, तो उससे हम क्या करते हैं, उसकी फॉर्म में चेंज करते हैं। फर्नीचर बना सकते हैं, सोफा बना सकते हैं, तो उसकी फॉर्म्स, उसकी बनावट में हम चेंज करते हैं बच्चे। दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी। यहां पर प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल वेयर इट इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन अप्लाइज टू सिटीज। जब हम बात करते हैं बच्चे यहां पर प्लेस यूटिलिटी, तो यहां पर प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसकी मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम गुड्स को पहुंचाने का काम करते हैं बच्चे, जिसको हम क्या करते हैं, कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद है टाइम यूटिलिटी, मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। यहां पर मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। फॉर एग्जांपल स्टोरिंग गुड्स और
फ्यूचर यूड्स, यहां पर गुड्स को हम स्टोर करते हैं, किस लिए? फ्यूचर गुड्स के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे सेटिस्फैक्शन डिलीवर्ड बाय, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर व्हेन गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड। पर्सनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? जब गुड्स को हम पर्सनली यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं बच्चे? हम कहते हैं इसको पर्सनल यूटिलिटी। यानी जब गुड्स को कंज्यूम करेंगे, गुड्स को जब आप यूज करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन आप डिराइव करेंगे, सेटिस्फैक्शन आपको रिसीव होगा। दिस इज कॉल्ड पर्सनल यूटिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्शन एड वैल्यू, प्रोडक्शन क्या करती है? गुड्स की वैल्यू में एडिशन देती है। Goods and services enhancing their utility. This enhancement occurs in different forms by altering the form of product of the form of a product, making it available at a particular place or time, customizing to meet individual needs, and there ensure that the becomes more valuable. उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं सीओपी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? तो ICAI, एज पर ICAI मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मॉड्यूल की बात करें बच्चे, कॉस्ट इज द मनी स्पेंट। कॉस्ट वो मनी होता है जो स्पेंड किया जाता है ट्रांसफरिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। जैसे मैंने बताया, एक फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक प्लाईवुड परचेज करना पड़ेगा, एक लकड़ी परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं बच्चे। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो कॉस्ट इज द मनी स्पेंट इन ट्रांसफरिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। हम उसको प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं बच्चे। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब भी अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन के ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंडेंट्स है? तो यहां पर सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो जब भी अगर बच्चे हम बात करेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, क्या मतलब होता है? ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो लैंड का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन की बात करें, दीज आर द फंडामेंटल रिसोर्सेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज फोर फैक्टर्स। सच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट यूनिकली। यानी लैंड प्रोवाइड्स, लैंड क्या प्रोवाइड्स करती है बच्चे? नेचुरल रिसोर्सेस। लेबर क्या प्रोवाइड करती है बच्चे? ह्यूमन एफर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल क्या प्रोवाइड कर सप्लाई करती है बच्चे? टूल्स एंड मशीनरी। एंटरप्रेन्योर्स क्या ऑर्गेनाइज करती है? एवरीथिंग एंड टेक्स डिसीजन। तो ये सारे के सारे लैंड क्या प्रोवाइड करती है बच्चे? नेचुरल रिसोर्सेस। लेबर क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड्स ह्यूमन एफर्ट्स। कैपिटल क्या सप्लाई करती है? टूल्स एंड मशीनरी। एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज द एवरीथिंग एंड टेक्स डिसीजन। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। लैंड का मतलब क्या होता है? कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, लैंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड क्या? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड के सप्लाई क्या होता है बच्चे? लिमिटेड होती है। लैंड इज इमोबाइल, यानी लैंड को आप उठा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके बच्चे? ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? तो लैंड की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बच्ची, आइए, तो द लैंड रेफर्स टू ऑल land refers to आ जाओ। चलो यहां पर अगर हम बात करें बच्ची, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड आपको समझ में आ गया। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड के सप्लाई लिमिटेड होता है, इमूवेबल है, पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बच्ची, लेबर क्या होता है?
लेबर के बारे में समझते हैं। तो आइए लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर के कुछ कैरेक्टर। लेबर वो व्यक्ति होता है जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। तो चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चे। ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, मेंटल और फिजिकल दोनों प्रेशर होती है, दोनों तरीके से काम करते हैं। पेरिसेबल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। एक लेबर है, एक मजदूर है, अगर आज वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है, यानी उसकी क्या हो रहा है, लेबर लॉस्ट। कहते हैं ना टाइम लेप्स, टाइम लेप्स, लेबर लेप्स। जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा आपका श्रम, जो श्रम होता है जिसको हम कहते हैं लेबर कहते हैं, वो खत्म हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। आप लेबर को आप कहते हैं, कहा गया है कि उसको स्टोर करके नहीं रख सकते कि चलो आज काम नहीं किया कल कर लेंगे, यानी ये लेबर जो है टाइम जैसे ही खत्म होगा आपका लेबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। लैंड लेबर क्या है, एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जबकि यहां पर लैंड क्या है बच्ची, पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, तो यहां पर लेबर को सेपरेट नहीं कर सकते, एक लेबर की मजदूरी लेबर को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ ही काम कर सकता है। इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे कैपिटल। कैपिटल वो पूंजी होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है बच्चे जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस अमाउंट को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे बच्चे कैपिटल का मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चे ये क्या है, मैन मेड, इंसान ने उसे बनाया है। सच एज टूल्स हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है बच्ची, तो कैपिटल क्या होता है, मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सच एज टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सारे के सारे कैपिटल होता है। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितने तरह के कैपिटल होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो आइए फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट यूज्ड रिपीटेडली फॉर एग्जांपल मशीनरी। तो ये क्या है बच्चे, फिक्स कैपिटल है। सर्कुलेटिंग कैपिटल किसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट जिसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन वन प्रोडक्शन साइकिल, यानी रॉ मटेरियल एक बार यूज करेंगे उसको, बार बार उसी को यूज नहीं कर सकते एक काम के लिए। रियल कैपिटल क्या होता है बच्चे, तो फिजिकल एसेट्स जैसे कि इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, ये क्या है बच्चे, रियल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बच्चे, स्किल्स हो गया, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सारे के सारे जो है क्या है बच्चे, ह्यूमन कैपिटल है। टेंजिबल गुड्स क्या होता है, टेंजिबल कैपिटल क्या होता है बच्चे, तो यहां पर समझिएगा टेंजिबल, तो यहां पर फिजिकल फॉर्म ऑफ कैपिटल, फॉर एग्जांपल कैश एंड प्रॉपर्टी आपका क्या है बच्चे, टेंजिबल कैपिटल है। इंटेंजिबल कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है बच्चे, नॉन फिजिकल एसेट्स जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ये सारे के सारे चीज को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी ये नॉन टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। इंडिविजुअल कैपिटल क्या होता है बच्चे, ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। सोशल कैपिटल क्या होता है बच्चे, जहां पर सोसाइटी की इंटरेस्ट इन्वॉल्व होती है, ओन्ड बाय द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट फॉर कॉमन यूज। तो ये सारे के सारे टाइप्स है बच्चे कुछ कैपिटल्स का। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं बच्चे। एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को इनिशिएट करते हैं, नए नए आइडियाज को ढूंढने का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनोवेशंस करते हैं। एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर्स के बहुत बड़ा रोल होते हैं। नए जिस तरह से एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठ करके रिसर्च कर रहे होते हैं, R&D कर रहे होते हैं, इस तरह से बिजनेस के लिए जो होते महान व्यक्ति अगर हम कहें तो एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क लेता है, और बच्चे जो रिस्क लेता है रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है या कैपेबिलिटी रखता है। तो ध्यान रखिएगा, टेकल्स रिस्क को टैकल करता है, टैक्स रिस्क, बिल्कुल सही बात है, रिस्क उठाने का काम करता है। ऑर्गेनाइज्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ब्रिंग्स इनोवेशन, बिल्कुल सही बात है। इनोवेशंस की बात करें, न्यू आइडियाज की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इनका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सारी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जो भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इन्हीं के ऊपर टिका होता है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे यहां पर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। बच्चे अब हमें ये पता चल चुका है कि एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है, तो इसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या काम करते हैं आखिर एंटरप्रेन्योर्स। तो स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, बिल्कुल सही बात है। बियरिंग द रिस्क ऑफ लॉसेस और इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस, तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शंस है किसका है बच्चा, एंटरप्रेन्योर्स का। द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करें, स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बियरिंग द रिस्क ऑफ लॉसेस, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस, तो ये सारे के सारे काम करते हैं बच्चे। समझ में आया, सबसे पहला क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, फिर रिस्क लेने का, लॉस में जो फ्यूचर में, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो सिचुएशन अनसर्टेन है,
गारंटी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। इन चीजों को टैकल करने का काम करते हैं और नए नए रिसर्च करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं बच्चे। कौन करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। चलो उसके बाद हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू फिजिकल, production function refers to functional relationship between physical inputs and maximum physical outputs that can be produced with those inputs under the given technology। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चे जो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट के बारे में जो बताता है बच्चे, उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्ची शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है बच्ची जो बहुत कम समय होता है हमारे पास, बट जब भी हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हमारे पास समय ज्यादा होता है, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, बट शॉर्ट रन में नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर को हमें फिक्स करना पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में क्या होता है सारे के सारे फैक्टर्स को वेरिएबल करना होता है क्योंकि समय ज्यादा है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ज्यादा समय में हम गुड्स को प्रोड्यूस। तो शॉर्ट रन की बात करें एटलीस्ट वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एटलीस्ट फिक्स, बट लॉन्ग रन में क्या होता है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होता है क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा होता है। चलो उसके बाद बात करें बच्चे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर हम बात करें बच्चे यहां पर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला की बात करें Q इक्वल टू KAL 1 माइनस ए। चलिए हम यहां पर बात करेंगे दीज स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दैट शोज द आउटपुट। क्यू का मतलब आउटपुट हो गया बच्चे, क्यू का मतलब आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कैपिटल, के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर। द एक्सपोनेंट a and a 1 minus a represent output elasticity of capital and labor respectively. It helps to analyze the returns to scale factors of production contribution in output। चलिए उसके बाद हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं बच्चे। क्या मतलब होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो एज पर आईसीआई मॉड्यूल की अगर बात करें बच्चे यहां पर क्या है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद द फिक्स and fixed factors, the marginal product of variable factors eventually decline। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, यानी as more and more unit of a variable factors combined, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं with the फिक्स एंड फिक्स फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट जो बच्चे हमें रिसीव होगा वेरिएबल फैक्टर्स का वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। देखो द लॉ applies to short run, initially increasing the quantity of inputs like labor while keeping other fixed, yani like land or machinery increase output at increasing rate। However, after a certain point, the additional output from each new unit inputs start decreases। Eventually, it may lead to the नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां पर क्या है सेकेंड स्टेज, फर्स्ट है, यहां पर क्या है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है बच्चे, यहां पर क्या है टीपी हाईएस्ट है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर तो देख लो जैसे ही एमपी यहां पर गिर रहा है और एमपी एपी के ऊपर है, तो इस तरह से बताया गया बच्चे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जैसे जैसे आप यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, जैसे आप मोर वेरिएबल फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला जो है रिटर्न्स है वो डिक्लाइन कर रहा है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। टीपी का मतलब क्या होता है बच्चे, टीपी का मतलब क्या होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द ऑल यूनिट्स ऑफ इनपुट्स, बिल्कुल सही बात है। एवरेज, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट, आउटपुट पर यूनिट की बात करते हैं बच्चे, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स। एमपी कैसे निकालते हो, एडिशनल आउटपुट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट्स। तो यहां पर ध्यान रखना आईसीआई की बात करें बच्चे तो टीपी का मतलब टोटल आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट्स, एपी का मतलब क्या होता है टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। एमपी का मतलब क्या होता है चेंज इन टीपी फ्रॉम एडिंग वन मोर यूनिट्स। तो इस तरह से बच्चे क्या है टीपी, एपी और एमपी के बारे में मैंने समझाया। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहां पर एक बार समझना, टीपी यहां पर है, यहां पर एपी है और यहां पर एमपी है। आइए एक बार देखेंगे बच्ची, लेबर यूनिट्स की अगर बात करें फर्स्ट है तो यहां पर टीपी आपका 100 है, यहां पर एवरेज एपी आपका कितना है 100 है और एमपी कितना है 100 है। उसके बाद लेबर सेकंड की बात करें बच्चे यहां पर क्या हो गया है, टीपी आपका 210 हो गया है। अब यहां पर ध्यान रखना एपी आपका क्या हो गया है 105 हो गया, क्योंकि 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा एपी का मतलब पर यूनिट की हम बात करते हैं। बट यहां पर एमपी आपका क्या हो गया बच्ची, देखो यहां पर कितने हो चुके हैं,
100 से 210 हो गया, 100 से 210 हो गया, तो यहां पर कितने का डिफरेंस है? 110 का। तो इस तरह से बच्चे बताया गया, एक बार इसको ये जो टेबल है इसको जरूर से आप ध्यान से एक बार देखना। बाकी आप फॉर्मूला इसका सारा सेम है। एवरेज प्रोडक्ट एपी कैसे निकालते हैं, टीपी कैसे निकालोगे और एमपी कैसे निकालेंगे, एक बार करके जरूर देखना, आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्ची 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का स्टेज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में हम लोग एक बार समझेंगे। तो यहां पर 3 स्टेज, सबसे पहला बच्चे स्टेज 1 जहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्किल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स की हम बात करते हैं बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, और उसके बाद क्या, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करें इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है बच्ची। आइए समझिएगा। आउटपुट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यहां पर आउटपुट बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। यहां पर यूटिलाइजेशन जो होती है फिक्स फैक्टर का बहुत अच्छे तरीके से होता है। और उसके बाद आउटपुट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एट द फिक्स फैक्टर बिकम्स लिमिटेशंस। यहां पर क्या होता है, हमारे पास फिक्स फैक्टर क्या होता है, लिमिटेड होती है। नेगेटिव रिटर्न्स की स्केल, रिटर्न्स फैक्टर्स की अगर बात करें बच्चे, एडिंग मोर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स लीड्स टू डिक्लाइन टोटल आउटपुट। तो यहां पर टोटल आउटपुट क्या होता है बच्चे, डिक्लाइन कर जाता है। तो इस तरह से यहां पर क्या बताया गया बच्चे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। उसके बाद बात करें रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है बच्चे, रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आइए, रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट्स व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज proportionally if the output increases more than proportionally it increasing returns, if output increases the same proportion constant returns, and if less it is the decreasing रिटर्न्स। तो यहां पर बताया गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, आपको आउटपुट ज्यादा मिल रहा होता है। कांस्टेंट का मतलब जितना आप लगा रहे हैं उतना ही आपको कांस्टेंट मिल रहा है, और डिक्रीजिंग का मतलब जितना आप यहां पर प्रोडक्शन में आप लगाएंगे यहां पर उससे कम आपको रिटर्न्स मिल रहा है, उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं बच्ची। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोकाइंट क्या होता है, एन आइसोकाइंट कर्व इज that shows the all the combination of two inputs कौन सा है बच्ची, इनपुट दैट प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो सारे के सारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते बच्चे। एक्स यहां पर ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, फैक्टर्स ऑफ एक्स, एंड ओ वाई एक्सिस पर क्या, फैक्टर्स ऑफ वाई। तो एक बार इसको जरूर आप लोग देखोगे। आइसोक्वाइंट आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व टू कंज्यूमर थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। आइसोक्वाइंट किसकी तरह है, इंडिफरेंस कर्व की तरह है। दे हेल्प प्रोड्यूसर अंडरस्टैंड दे कैन substitute one inputs another while maintaining the same outputs। चलो उसके बाद आगे बात करें बच्ची, यहां पर आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, आइसो कॉस्ट लाइन, यहां पर एक कॉस्ट लाइन दे रखा है बच्ची, ये लाइन है, आप इसको देखोगे तो यहां पर आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स की बात करें, फैक्टर वाई है और फैक्टर एक्स है, यहां पर टू इनपुट्स। आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट फॉर्म कैन परचेज विद द गिवन बजट। एक फॉर्म की अगर बात करें बच्चे, जो उनके पास बजट होगा उसी बजट के दौरान और उसी बजट के अकॉर्डिंग ही तो परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करें बच्चे, इट इज द प्रोड्यूसर बजट कंस्टेंट, द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इज लाइन डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ इनपुट्स। कंबाइनिंग आइसोक्वाइंट एंड आइसोक्वाइंट एनालिसिस हेल्प द फॉर्म्स टू डिसीजन मेकिंग। चलिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर द आइसोक्वाइंट इज टेंजेंट टू लोएस्ट पॉसिबल आइसो कॉस्ट लाइन। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे आज के क्लास के अंदर मैंने करा है, ये रिकैप है अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में, एक बार इसको आप लोग देखोगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में अगले यूनिट के साथ, आप लोग यहां तक रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।